सभी का आज जिन हस्ती से इंट्रोड्यूस करने जाने वाला हूँ, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र और इंडिया में जिन्होंने पिछले ऑलमोस्ट 50 साल से योगा को एक योगा को फैलाया, सबको घर घर में योगा का नॉलेज दिया। उनके 5000 से ज्यादा टीचर्स उन्होंने निर्मित किए और वो आज देश में अलग अलग जगह पे, देश ही विदेश में अलग अलग जगह में काफी लोगों को योगाभ्यास सिखा रहे हैं। ऐसी एक संस्था जिसका नाम है योग विद्या निकेतन, जिसकी स्थापना हुई थी 1974 में। योगाचार्य और पद्मश्री सदाशिव निंबाळकर गुरुजी ने उनका स्थापना की थी और वो पर्टिकुलरली स्वामी कुलयानंद जी के शिष्य है, जिनकी लोनावला में, जो बॉम्बे के नजदीक में लोनावला के बड़ा कैवल्य धाम करके बड़ा संस्था है, उनके वो शिष्य रहे हैं। और उन्हीं की पग पर आगे जो काम लेके जा रहे हैं दुर्गादास सावंत जी है, जो आज हमारे साथ हैं। आज किसी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से सदाशिव निंबाळकर गुरुजी जी अपने साथ, पद्मश्री निंबाळकर गुरुजी अपने साथ नहीं रहेंगे। ऐसे भी उनकी उम्र भी 95 है, ऐसे भी वो बात नहीं करने वाले थे, प्रेजेंट रहने वाले थे, लेकिन नेटवर्क का इशू की वजह से वो आज यहाँ पे नहीं है। तो दुर्गादास सावंत जी, जिनका पिछले 32 साल से जो इनके शिष्य रहे हैं और इन्होंने काफी पुस्तकें लिखी है, पर्टिकुलरली निसर्गोपचार के ऊपर उनका काफी स्टडी है। योगाभ्यास में हर चीजों में वो गुरु है और उनकी पूरी संस्था के वो अभी वाइस चेयरमैन है और काफी जगह पे मुंबई और ठाणा में डायरेक्टली उनके क्लासेस चल रहे हैं। आज अभी ये कोविड की सिचुएशन, लॉकडाउन की कंडीशन के में उन्होंने जूम के माध्यम के द्वारा उनके क्लासेस चालू रखे हैं। उनके अलग अलग टीचर्स अलग अलग जगह पे जूम के थ्रू क्लासेस चल रहे हैं। तो ऐसे योगी दुर्गादास जी सावंत का हम स्वागत करते हैं। दुर्गादास जी नमस्ते, आपका एक उड़ान के माध्यम से मैं राजेश सोलंकी स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप एक सराहनीय काम कर रहे हो इस माध्यम से, अभिनंदन आपका। सर, बेसिकली हमारा ये करने का हेतु इतना ही था कि जब ये कोविड या जो भी बीमारियां फैली है, जिसकी वजह से ये जरूरी हो गया कि अपनी स्ट्रेंथ बहुत जरूरी हो गई। अपनी ताकत के ऊपर, जो अपने आप में अपनी बॉडी जिसकी स्ट्रेंथ है, नॉट ओनली बाहर से, अंदर से भी स्ट्रेंथ है, वही आदमी हर चीज को फाइट कर सकता है, फिर उसके सामने कोई बीमारी नहीं टिक सकती। तो ऐसे चीजों में अपने मतलब सालों से, हजारों सालों से जो अपने ऋषि मुनियों का जो टेक्नोलॉजी था, जिसको आपने फैलाया, तो वैसी टेक्नोलॉजी, जो मैं टेक्नोलॉजी कहता हूं क्योंकि जो भी चीज अपने आप को सुधारती है, चेंज करती है, तो वो योगा की जो विधि है, वो आप उसके बारे में जानने के लिए हम उत्सुक है आपसे उसके बारे में काफी चीजें। तो पर्टिकुलर मैं पहले आपको पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से योग क्या है? योग मूलतः आध्यात्मिक है। अनेक प्रकार के कसरतें हैं, उसी प्रकार से योग एक है, ऐसी गलतफहमी कभी कभी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं, योग कुछ अलग है। और शुरू हुआ था बहुत वेद काल में। आप यदि वेदों का पूरा विकास देखोगे तो एक सवाल से उसकी शुरुआत होती है, को हम, मैं कौन हूं। इस दुनिया में इस मानव जाति ने बहुत सवाल पूछे होंगे, लेकिन उतना सर्वोत्तम सवाल भारत में पूछा गया अपने ऋषि मुनियों द्वारा कि मैं कौन हूँ, जो आज भी काफी लोगों के दिमाग में हमेशा रहता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अनेक ऋषि मुनियों उस पर काम करते रहे और उनको उसका जवाब मिल गया, सोहम। तो पूरा वैदिक ज्ञान का जो प्रवास है वो को हम इस सवाल से सोहम मतलब मैं वही हूँ उत्तर तक होता है। और इस दरमियान जो ज्ञान उन्होंने पाया वो वेद है। और एक कैसा जाना, आज भी टेक्नोलॉजी है अलग प्रकार की, माइक्रोस्कोप है, हमारे पास टेलीस्कोप है, उनके पास एक कुछ नहीं था। केवल ध्यान के माध्यम से, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने सीधा सीधा योग दर्शन में उसको बताया है। पतंजलि जी कितने सालों से है, मतलब कितने साल पहले पुराने? एक ईसा के 500 साल पहले मान लीजिए, 200 से 500 साल पहले, मतलब आज से एक 2200 से 2500
हाँ, 2500 तक साल बराबर। अजय काल पहले, मतलब गौतम बुद्ध और पतंजलि का काल सामान्यतः थोड़ा बहुत आगे पीछे है, ओके, एक ही मतलब है। 2500 2600 ऐसा साल लेकिन गौतम बुद्ध जी। वे प्रणेते नहीं है, वे निर्माण करते नहीं है योग के। हम्म। योग उससे हजारों साल पहले मतलब वैदिक काल वेद से काल से जो वेदों वेद की जो काल, निर्मित है उसी समय से योग भी है, जिसका लेकिन मतलब उस अभी जैसे समय वेद हमको पता नहीं किसने लिखे और कब कितने हाँ, पुराने हैं, हाँ, वैसे ही योग अपौरुष भी है हमें अनेक, पता नहीं है कितने पुराने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तंत्र से वो ज्ञान उन्होंने पाया वो है योग, हम्म। यानी कि ध्यान। हम्म। दूसरे शब्दों में वैदिक काल में योग सिर्फ ध्यान तक ही सीमित था, उसको बोलते हैं राजयोग। वो ओके। सिर्फ राजयोग था। हाँ हाँ अब ये हाँ। राजयोग कौन कर सकता है परस्पर, कि हम्म। जिनको पहले जन्म में वो योगी था और फिर ओके। वो जन्म लेता है योग बन के। हम देखा कि संत ज्ञानेश्वर वगैरह जो चार भाई हम्म। बहन थे, वो जन्म हम्म। से ही योगी थे, बराबर। क्योंकि उसके पहले जन्म में भी योगी थे। तो वो होता है हम्म। कर्म, अपना जो पूर्व कर्म होता है वही हम्म। हमारा आगे का हिसाब तय करता है। ये शास्त्र बराबर। अपने भारतीय तत्वज्ञ ने पक्का माना है, हम्म। बराबर है। तो महर्षि पतंजलि ने सोचा कि ये जो सब वैदिक ऋषि थे जो पहले ही पूर्व जन्म के योगी थे, लेकिन अभी अन्य लोग को यदि इस क्षेत्र में आना है तो उसका एकदम डायरेक्टली वे मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, राजयोग नहीं कर पाएंगे, तो उनकी और थोड़ी पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी, फाउंडेशन। तो उन्होंने अष्टांग योग ओके। बताया, ओके। जिसमें यम है, हम्म। नियम है, हम्म। आसन, हम्म। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, एक 8 अंग है। तो सबसे पहले जो प्रत्याहार बताया कि समाज के संदर्भ में किस प्रकार का कोड ऑफ कंडक्ट, हम्म। आहार आचार संहिता उसको अपनानी पड़ेगी। मतलब जैसे वो जैन योग, में यम नियम है या हाँ, उस तरह का वही 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 है। वही हाँ। सब एक साथ बना है, हम्म। ज्यादा फर्क नहीं है, हम्म। बहुत कम। आ, धर्म धर्म पूरे धर्म तो सभी एक ही सीख सिखाते हैं, तो नियम एक धर्म ही के है सब नियम बोल कुछ, एक, सकते हैं इसको। क्योंकि सच्चाई एक ही है, हम्म। अनुभूति वही होगी, बराबर। सिर्फ उसका एक्सप्रेशन बदलता है। ऐसे बदलता है। क्योंकि एक ही चीज आपने अनुभव किया, मैंने अनुभव किया, हमारी पृष्ठभूमि अलग अलग है, तो हम्म। किस शब्दों में मैं उसको व्यक्त करूंगा वो थोड़ा सा इधर उधर बदलेगा, लेकिन हाँ, अनुभव दोनों ने वही किया, वही क्योंकि किया। सच्चाई वही है। सच्चाई वही है, सच्चाई तो एक ही हो तो सकती है। मैं शरीर नहीं, हम्म। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, भावना नहीं, उससे भी और परे सूक्ष्म स्तर पर मैं कुछ हूं, तो हम्म। वो आत्मा, या योग दर्शन में उसको पुरुष का अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वही। तो हम्म। मैं सूक्ष्म कुछ हूं, ये जानने का एक शास्त्र। इसलिए उस अवस्था में उन्होंने ये जाना, हम जिसको बोलते हैं एक परमात्मा तत्व, डिविनिटी, दिव्य शक्ति इस दुनिया हम्म। में होगी, तो वही वो है, तो क्योंकि आप वो एक एक तरह से ऐसा कहेंगे आप कि मेडिटेशन जो हम लोग कहते हैं, जो ध्यान ध्यान में जाने की पहले की जो प्रक्रिया है उसको हम योग कहेंगे, जो अष्टांग योग, मतलब जो बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल आसन करते हैं, ये करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो ध्यान के लिए अपने को तैयार करता है, हाँ बोल सकते हैं ना? हाँ, तो ध्यान को ही उन्होंने और थोड़ा पीछे एक्सटेंड किया, क्योंकि वो केवल योगी लोग ध्यान कर रहे थे, तो अभी हाँ। बाकी लोगों को उस प्रवाह में यदि आना है और थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी करेक्ट। पहले, तो वो है। तो अष्टांग योग में सबसे पहले उन्होंने समाज के संदर्भ में उसने क्या परहेज अपनाने चाहिए, उसको उसने यम कहा, यम, वो 5 बताए। मतलब जैसा ये नियम बेसिकली बॉडी की प्यूरिटी करने के लिए और माइंड की प्यूरिटी करने के लिए जो नियम बताया बिल्कुल है वही बिल्कुल नियम है, और वो जिसकी प्यूरिटी करता होगी हूँ, वही उसी का ध्यान लग सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अंदर से जब तैयारी नहीं है, सफाई नहीं है, आगे कैसा जा हाँ, पाए। तो वो तैयारी करने का जो चीज है वो हम लोग शॉर्ट में समझ सकते हैं कि ये योग है। इच्छा, इच्छा तो सबको होती है कि मैं भगवान जानना चाहता हूँ, बराबर, लेकिन इतना लेकिन आसान रास्ता है नहीं क्या? पता होता, रास्ता नहीं अब पता। बोलेगा तो मिलेगा क्या थोड़ा, मतलब हम ये लोग ये आपको बोल उतनी, सकते हैं ये और एक रास्ता है, जैसे कि गौतम बुद्ध जी ने विपश्यना का रास्ता बताया, बिल्कुल ये बिल्कुल, योग का भी एक दूसरा रास्ता है, हाँ इस रास्ते से भी वही हम वही लोग वहीं पे पहुंचेंगे जहाँ पे उस रास्ते से बहुत पहुंचे हम। बहुत कुछ सिमिलैरिटी है, हाँ। थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क है, सब हाँ, एक ही है। बराबर। बिल्कुल। थैंक यू गुरुजी, ये बहुत अच्छा आपने बताया, ये मुझे खुद को पता नहीं था कि योग, मैं योग तो सिर्फ बॉडी के लिए समझ रहा था कि फिटनेस और उसके लिए, लेकिन आज की तारीख में लोगों को पर्टिकुलरली वो तो है, ध्यान में तो अलग बात है, लेकिन अभी टेम्पररीली लोगों को इमीडिएटली इफेक्ट चाहिए, जैसे कि लोग इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो नेचुरल वेज में क्या तरीके आप बताएंगे जिससे कि लोगों की इम्यूनिटी बढ़े, फिटनेस बढ़े?
तो अभी मैं उसी का संदर्भ लेके आगे जाऊंगा कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूँ, ये जानने का शास्त्र है। तो आत्मा तो सूक्ष्म है और शरीर और मन स्थूल है। मतलब यदि मुझे आत्मा तक जाना है, प्रवास तो इधर से चालू होगा, शरीर से चालू होगा, वाया मन जाएगा आगे। तो हमारे इधर पंचकोश की बात की, अन्नमय कोश मतलब शरीर, प्राणमय कोश मतलब प्राण, मनोमय कोश मतलब मन, विज्ञानमय कोश मतलब विवेक बुद्धि, आनंदमय कोश मतलब ब्लिस, और फिर आत्मा आ गया। इसलिए सबसे पहले उसके असर शरीर पर हो जाएंगे। भले मैं आत्मा हूँ ये जानना बहुत दूर, हम बोलते दिल्ली बहुत दूर है, गुरुजी मेरे ख्याल से आप आसान नहीं है। एक जगह पे रहेंगे। लेकिन उसके असर नहीं, मैं बताता हूँ, उसके असर पहले शरीर पर होगा, मन पर होगा, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य अपनाने में, प्रतिबंधित तथा उपचार, इस दोनों दृष्टि से पहले मदद करें। मतलब एक स्वस्थ आदमी भी अध्यात्म हो सकता है, जिसका स्वास्थ्य ही नहीं ठीक है, आदि व्याधि बोलते हैं, जिसको जो व्याधिग्रस्त है वो क्या करेगा, समाधि तक पहुंचेगा। तो पहले उसकी व्याधि ठीक होनी चाहिए, तब जाके समाधि अवस्था में पहुंचेगा और ज्ञान पाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो जो उसके लिए पर्टिकुलरली आपका क्या राय है कि क्या नियम, बेसिक नियम सब आदमी को फॉलो करने चाहिए? आपने जो बताया 5 नियम है, लेकिन आहार में ही हैज टू बी वेजिटेरियन ऐसा है या वो भी एक नियम है? आदर्श यदि योग साधना का विचार करें, वो सब बताया उन्होंने। अहिंसा बोला, अहिंसा मतलब ऐसा मतलब केवल नॉन वेज न खाना, वेज खाना, इतना ही नहीं है, ये बड़ा व्यापक शब्द है। व्यापक काया वाचा मन से किसी को दुख नहीं पहुंचाना, यस यस यस, खुद की सहनशीलता बढ़ा। आजकल हम जाते आते जाते पेन किलर लेते हैं, और उसका क्या गलत असर है लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर। मैं मेडिकल साइंस की बात, वो आप लोग को सबको मालूम है, डॉक्टर को मालूम है। तो एक 100 साल पहले पेन किलर नहीं थे क्या? मेरे पुरखों के दादा नानी जी के सर दर्द नहीं होता था क्या? वे सहते थे ना, और आज हम नहीं सह रहे हैं। मतलब क्या होता है, धीरे धीरे मेरी सहनशीलता, कम हो गई। थ्रेशोल्ड ऑफ टॉलरेंस इज गोइंग डाउन एंड डाउन, और उसके गलत असर होते हैं ऑर्गन के ऊपर, वो अलग विषय है। मतलब सहना भी अहिंसा है, इतना व्यापक शब्द है। ओह दैट्स ग्रेट। हाँ, और तो गुरुजी आपका ये कहना है कि अगर अपने को कोई बीमारी हो तो तुरंत अपने को ये जो एलोपैथी के हम लोग तुरंत क्रोसिन ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, वो नहीं लेना चाहिए? ये नहीं बेसिकली लेना अपने चाहिए। आप को उस तरह आप से तैयार करना चाहिए जितना, धीरे धीरे? हाँ, जितना सहोगे उतना आपका थ्रेशोल्ड बढ़ेगा, आपकी सहनशीलता बढ़ेगी। आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो बताएंगे गुरुजी आप? हाँ, जैसे मैं नई मुंबई में रहता हूँ, तो लगभग 88 से 87 से 85 से मान लीजिए, तो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन इधर चलता था उस समय। तो कंस्ट्रक्शन और मलेरिया का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि पानी मारते हैं तो मॉस्किटो आ जाते हैं। हॉस्पिटल आ जाते क्योंकि हैं। खास करके जो एनाफिलिस मॉस्किटो है, वो बड़े ऐसे साफ पानी में आता है, गंदे पानी में नहीं आता है। और वो जो लेबर्स होते हैं उनका रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। यस। और जो शहरी लोग हैं और अमेरिका के लोग हैं उनका रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती है। कोविड से ज्यादा लोग उधर मर रहे हैं, हमने देखा यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में। तो एज ए कैरियर वे काम करते हैं, इससे बड़ी मात्रा में फैल्सिपायरम मलेरिया, दूसरा वायरस मलेरिया चलता था। तो मुझे भी मलेरिया हुआ करता था, और आपको क्लोरोक्विनाइन वगैरह टेबलेट्स है, वो खाने के बाद कभी कभी 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 1 बरस के बाद वापस रिलैप्स होता है। ऐसा होता रहा 90 से लेके 2000 तक। और मैं सोचा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा, फ्लू या दूसरे बुखार में मैं कोई दवा नहीं लेता था, 2 दिन फास्टिंग किया, अपने आप बुखार वगैरह सब ठीक हुआ। तो 2000 में मैंने सोचा कि फैल्सिपायरम मलेरिया में भी मैं यही प्राकृतिक चिकित्सा क्यों ना अपनाऊं, और मैंने किया। और 2 दिन मैंने उपवास किया, आने वाले 15 दिन मैंने बिल्कुल पकाया हुआ आहार नहीं लिया, और मेरा मलेरिया ठीक हो गया। आपने आपने आहार के ऊपर भी काफी पुस्तकें भी लिखी है, पर्टिकुलर हाँ, वो नेचुरल आहार का आप निसर्गाहार काफी करके किताब प्रचार है, वो करते अलग हैं। भाषा में, बराबर, बिल्कुल सही। अर्थात आहार एक अलग विषय है, आज अपना मुख्य विषय योग से योग है। संबंधित था। तो मैं ये बोल रहा था कि शरीर पर, मन पर उसके असर होते हैं। अभी उन्होंने जैसा आहार यम नियम बताया, वैसे आसन बताया, प्राणायाम बताया। आगे जाके हठ योगियों ने उसको ज्यादा एक्सटेंड किया। मतलब महर्षि पतंजलि ने कोई अलग अलग आज जो हम करते हैं ना आसन, वो नहीं बताए हैं। उन्होंने सिर्फ आसन के तत्व के बारे में बताया। स्थिर सुखम आसनम, मतलब आसन कैसा होना चाहिए, स्थिरतामूलक होना चाहिए, खुद को सुखदायक होना चाहिए, जबरदस्ती किया तो आसन नहीं हुआ। प्रयत्न शैथिल्य, मतलब उसके लिए कोई प्रयास नहीं करने हैं, शिथिलता, रिलैक्सेशन होना चाहिए। और अनंत समापत्ति में हम आगे जाके शरीर से मन
सूक्ष्म की ओर लेके जाना चाहिए, अनंत की ओर लेके जाना चाहिए। मतलब वही है ध्यान अंततः। मतलब ध्यान के लिए आसन किस प्रकार होना चाहिए वो विवरण कर रहे हैं, उतना उन्होंने क्या, बाकी कोई आसन का नाम नहीं है। इसीलिए मतलब आप लोग जो टीचिंग करते हैं, मैंने देखा है कि हर एक आसन के बाद रिलैक्सेशन आपके लिए मस्ट होता है। रिलैक्सेशन ले लो, उसके बाद में स्लोली दूसरा आसन करते हैं, कोई स्पीड नहीं होता है हर एक कोई के। झटका नहीं। हम्म, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। रिलैक्सेशन उसी का स्लो रीजन मोशन। से होगा। सही सही। और सांस बिल्कुल सामान्य रखने का। सामान्य रखते हैं, और कभी अपने पेच होता है तो तुम मत करो, अपने क्षमता के ऊपर जबरदस्ती जबरदस्ती मत करो। बिल्कुल नहीं करना, इस प्रकार से। गुरुजी, आपको और एक मेरा क्वेश्चन था। योग तो लोगों देखते भी है, टीवी पर भी लोग हमेशा अलग अलग प्रोग्राम चलते रहते हैं, बहुत सारे मुनि गुरुजी, और काफी आजकल यूट्यूब है, गूगल है, या टीवी पर भी है, मॉर्निंग में काफी सेशन चलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि काफी जन मैंने सुना है, देखा है कि कपालभाति 1-1 घंटा आप कर सकते हो, तो क्या ये करना सही है, या प्रॉपरली उसकी विद्या ये सीखनी चाहिए उसके बाद करनी चाहिए? पर्टिकुलर आप बताएंगे कपालभाति कितना करना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ कपालभाति करो, बाकी कुछ नहीं करेंगे तो चलेगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, अनुलोम विलोम और कपालभाति काफी है। तो उसमें क्या में क्या कहना है आपका? पहली बात ऐसी है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, मतलब यदि पुस्तक पढ़ के या टीवी प्रोग्राम देख के मुझे योग करने की प्रेरणा यदि मिल रही है, इफ आई एम गेटिंग इंट्रोड्यूस टू दैट फील्ड, बुराई कुछ नहीं है। बुराई कुछ लेकिन नहीं, आगे आपको एक स्टेज होने के गुरु बाद। के सामने जब उसके मार्गदर्शन में आप करोगे, क्योंकि ये वन वे माध्यम होता है, टीवी या की तो बताएगा ऐसा ऐसा करना है, लेकिन समझने वाला ऐसा ही नहीं समझता है, थोड़ा आगे पीछे 19-20 हो जाता है, और गलती करने से उसका गलत असर भी हो सकता है। खास करके प्राणायाम के संदर्भ में हठयोग के ग्रंथों ने स्पष्ट किया, प्राणायामादि युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भवः। मतलब सही ढंग से प्राणायाम करोगे तो सभी रोगों का नाश होगा, उन्होंने दावा किया, और गलत ढंग से करोगे तो सब रोग आपको होने की संभावना है। उस प्रकार से गुरु के मार्गदर्शन में शुरू में तो करना ज्यादा अच्छा है। अभी दूसरी बात कपालभाति की, कपालभाति एक क्रिया है, कपालभाति प्राणायाम नहीं है। जो हठयोग में, मैं आगे जाके, हठयोग है सब अलग अलग प्रकार के आसन, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम, अलग अलग प्रकार के क्रिया, बंद मुद्रा, वो हठयोग ने जो हाँ आजकल हम करते हैं ना, ये सब हठयोग है, ये पतंजलि के योग में नहीं है। ये आगे का उसका एक्सटेंशन है, मतलब उसी की तैयारी। और उन्होंने कहा केवलम राजयोगाय हठ विद्या उपदिश्यते, मतलब जो ध्यान वैदिक काल में सिर्फ ध्यान करते थे राजयोग, वो सबको नहीं होगा कि महर्षि पतंजलि ने उसकी पूर्व तैयारी की अष्टांग योग के माध्यम से। आगे हठ योगी ज्यादा प्रैक्टिकल थे, घरदार छोड़ के जंगल में कुटी में रहा करते थे, तो उन्होंने तो ये भी इतना आसान नहीं है जो पतंजलि मुनि ने बताया, उसकी और तैयारी जरूरी है करके। अलग अलग प्राणियों को, वनस्पति को, पहाड़ों को देख के उन्होंने ऐसा शरीर की आकृति बंद करके भुजंगासन और पर्वतासन, वृक्षासन, अनेक प्रकार के आसन का निर्माण किया, और उसका असर उन्होंने अपने शरीर पर, मन पर किस प्रकार से होता, ये उन्होंने अनुभव कर दिया। तो इस प्रकार से शरीर के ऊपर उसके असर होते हैं, ये उन्होंने अनुभव किया। जैसे रक्त सर्कुलेशन है, ब्लड आपकी सलाह क्या सर्कुलेशन है, है, मैक्सिमम मसल कितना ट्रेनिंग। करना चाहिए कपालभाति? तो कपालभाति एक क्रिया है, 6 प्रकार के क्रिया बताए हैं, धौतिर्बस्तिर नेतिस्तथा कपाल त्राटकम नवलिप तथा कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्यते। इस 6 में से एक कपालभाति है। तो कपालभाति में वाक, जो सामान्यतः बोलते हो वाक्क्रम कपालभाति है, मतलब ऐसी छाती फिक्स करके जोरों से मारते हैं, बेलो जैसा हवा, तो सभी को मालूम है, वो दिखाने की जरूरत नहीं। और दूसरा है जलक्रम कपालभाति, मतलब मुंह से लेके पानी नाक से निकालते हैं, नाक से लेके मुंह से बाहर निकालते हैं। तो कपाल भाती मतलब वो शाइनिंग होता है, मतलब वो साफ हो जाता है, सब कुछ, सब शुद्धि क्रिया साफ करने के लिए है। तो कपाल भाती बहुत लाभदायक है, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कपाल भाती के कारण एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाता है, मतलब एसिड बाहर चला जाता है, एसिड के कारण ही सब रोग होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब मैं कपालभाति कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, तो मेरा तुरंत जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो मैंने बाहर फेंक दिया। लेकिन आगे यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते रहूंगा तो क्या हो जाएगा कि कुछ समय के लिए एसिड ज्यादा होना भी अच्छा नहीं, एसिड कम होना भी अच्छा नहीं दोनों है, क्योंकि ब्लड का पीएच 7.4 है, बराबर। 7.4 मतलब थोड़ा सा अल्कलाइन है,
इसलिए कपालभाति जैसी क्रिया जो एसिड को बाहर फेंकती है निश्चित रूप से अच्छी है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन ये मर्यादा के बाहर, बैलेंस इज हेल्थ, इनबैलेंस इज डिजीज, अति सर्वत्र वर्ज्य। आतंकवाद सब जगह खराब है, टू एक्सट्रीम इज टू बैड, मॉडरेशन इज द की टू द हेल्थ। इसलिए एक मर्यादा के बाहर आप स्ट्रोक देंगे एक समय में, उससे जगह मैं कहूंगा कि आप 200 से 300 स्ट्रोक एक साथ दे दीजिए, फिर थोड़ा ब्रेक दे दीजिए, ताकि नया एसिड जो अंदर पड़ा है ना, पूरे का पूरा एसिड मेरे फेफड़े में नहीं है, कुछ एसिड मेरे बोन्स में है, कुछ एसिड मेरे और गहराई में है, उसको आने के लिए समय चाहिए थ्रू दी ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्रेक के बाद फिर करोगे वो ज्यादा लाभदायक होगा। मतलब एक समय ज्यादा कपालभाति करने से टुकड़े टुकड़े में उसके राउंड से ज्यादा करोगे तो ज्यादा लाभदायक होगा। ओके, मतलब दूसरी बीच बात, का कोई आसन हम लोग दूसरी कर बात, सकते हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है, हैं। उसके लिए ज्यादा भी कपालभाति करने से बीपी बढ़ता है। उसी प्रकार से हार्ट पेशेंट को तो बिल्कुल कपालभाति नहीं करना चाहिए। हर प्रैक्टिस का एक बेनिफिट होता है निश्चित रूप से, उसी प्रकार से उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलते हैं, निषिद्ध। इसलिए एक प्रशिक्षित योग शिक्षक के मार्गदर्शन में योग करना ज्यादा उचित। ओके, ये अच्छा आपने बताया। मतलब हम लोग कपालभाति कर सकते हैं ज्यादा, लेकिन गैप में करें, इसके बीच में दूसरे कोई योगाभ्यास है वो कर सकते हैं हम लोग, उसके बाद में वापस कपालभाति कर सकते हैं, उसके बीच में वापस दूसरा योगाभ्यास करके उसके बाद हम लोग कपालभाति कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली ऐसा कोई योग आप सजेस्ट करेंगे जो अभी अपने को करना लाभदायक होगा, पर्टिकुलरली आज की जो बीमारी चल रही है जिसके लिए अपने फेफड़े स्ट्रांग हो, इम्यूनिटी अपनी बढ़े, जो तुरंत अपने को लाभदायक साबित हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म अभी तुरंत में पूरा कोर्स करना चाहिए, दैट इज ओके, वो तो सब पता ही है, लेकिन आपका सजेशन में अभी अभी की कंडीशन देखते हुए क्या करना चाहिए? तो ये कहने के पहले एक योगोपचार की पृष्ठभूमि में पहले क्लियर कर देता हूँ कि जैसे एलोपैथी में ये बीपी की गोली है, ये डायबिटीज की गोली है, ये सर दर्द की गोली है, ऐसा अप्रोच उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेटेड अप्रोच। योग में इंटीग्रेटेड अप्रोच है, मतलब योग में रोगों का इलाज नहीं होता है, रोगी का इलाज होता है। तो वही योग प्रैक्टिस कोई भी बीमारी हो तो भी लाभदायक होगा, कोई भी बीमारी नहीं है तो भी लाभदायक होगा, प्रैक्टिस करना है जो पूरे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सुधारेगा। बराबर है। तो अभी शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर अपने रोग प्रतिकारक शक्ति यानी कि इम्यूनिटी का रहना निर्भर करता है। और आहार, गलत आहार से इम्यूनिटी कम हो जाएगी, सही आहार से इम्यूनिटी बढ़ेगी। कौन से आहार मन से में करेंगे आप सर? हाँ, मन में नकारात्मकता होगी तो इम्यूनिटी, अब जैसा भी लोग कोविड कोविड करके डर जाओगे, मराठी मध्ये हम बोलतो की भित्र्या मागे ब्रह्म राक्षस, तो जितना डरोगे उतना मरोगे। डॉक्टर राजेंद्र बर्वे जी का भी लेक्चर रखा है ये डर निकालने के लिए। मन जितना मन में सकारात्मकता होगी उतना रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाएगा, जितनी नकारात्मकता होगी उतना रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाएगा। उसी प्रकार से आप शरीर को सही ढंग से वापरोगे तो रोग प्रतिकारक शक्ति बरकरार रहेगी, क्योंकि शरीर वापरने के लिए दिया है, शरीर नहीं वापरोगे तो शरीर सड़ जाएगा, ये मूलभूत सिद्धांत है। इसलिए हम बात केवल कोविड या एक या दो बीमारी की नहीं करेंगे, योग एक साथ सभी शारीरिक तथा मानसिक बीमारियां ठीक करता है। लेकिन फिर भी अभी आपने पूछा है तो जरूर बताऊंगा कि जिधर जिधर अपने फसलियां कंधे खिंच जाते हैं, बराबर, अपने स्पाइन में यानी कि रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्रेट है और 26 जोड़े हैं, 26 जॉइंट, और वे 5 दिशाओं में बेंड हो सकते हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, साइडवाइज, बाजू में ट्विस्ट, मरोड़ और खिंचा। तो योग में बहुत से आसन इसी क्लास में आते हैं, बहुत से आसन अनेक प्रकार के। तो इस प्रकार से पांचों दिशा से हमारा जो सामान्य हर रोज का जो काम होता है उसमें हम पांचों प्रकार बेंड नहीं करते बॉडी को। तो इन 26 जोड़ों में यदि वो पांचों प्रकार बेंड होने की क्षमता है तो हमें देखना है कि 24 घंटों में वो कम से कम एक बार तो इन पांचों दिशा में घूमना ही चाहिए। ये सूत्र है कि हम कैसे खुद को स्वस्थ रखेंगे। अभी इसका परिणाम एक होता है लोकल यानी कि स्पाइन के ऊपर होगा, दूसरा होता है एसोसिएटेड यानी कि आपकी छाती के ऊपर, आपके एब्डोमेन के उधर के सब ऑर्गन ठीक हो जाएंगे। तो 3 प्रकार के बेनिफिट्स होते हैं, एक लोकल यानी कि स्थानीय परिणाम,
सह परिणाम यानी कि एसोसिएटेड इफेक्ट, जैसे बोलते हैं हम एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, योग के साइड बेनिफिट्स होते हैं। मतलब मैं स्पॉन्डिलोसिस के लिए भुजंगासन करूंगा, सिर्फ स्पॉन्डिलोसिस का बेनिफिट देके वो रुकेगा नहीं। अभी भुजंगासन हम देखने वाले हैं, तो छाती को भी खींचेगा तो मेरे लंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मेरे फासलियां लचीले हो जाएगी। उसी प्रकार से मेरे पेट में दबाव हो जाएगा तो पेट की चर्बी कम होने में मदद हो जाएगी। मेरे इंटेस्टाइन, लिवर, पैंक्रियास, किडनी, ये सब ऑर्गन कार्यक्षम हो जाएंगे। और तीसरा इफेक्ट होता है सेंट्रल, मतलब योग में कुछ भी हम करेंगे तो मन के तनाव दूर होने में, वो बैलेंस लाने में, रिजुविनेट होने में, सभी प्रकार के रोग ठीक होने में एक सेटलर लेवल पे जो कार्य होता है, ये आज भी आधुनिक विज्ञान को या मेडिकल साइंस को पूरी तरह से नहीं समझा है। अंदर का जो हीलिंग करके जो प्रोसेस होती है ना, वो क्या कुछ हद तक समझा है, लेकिन कुछ हद तक अभी भी समझा नहीं है। तो हमें समझा है, और जो नहीं समझा है सब योग से अंदर अंदर रिपेयर होती है, ये उसकी ताकत है योग की। तो लोकल, एसोसिएटेड और सेंट्रल, ये इफेक्ट एक साथ होते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिस देखेंगे। तो सबसे पहले सब क्रियाएं, संतोष सर हम क्रियाएं देखेंगे सबसे पहले। संतोष संतोष सर सर को पिन करते हैं। हाँ, संतोष सर जी आएंगे, उसके पहले मैं एक सर आपको क्वेश्चन पूछता हूँ जब तक संतोष जी आएंगे। जैसे मधुमेह वगैरह जो है, ऐसी वाली चीजें भी ठीक हो जाएगी योग से, जिनका मतलब मधुमेह एक ऐसी बीमारी है कि लॉन्ग टर्म रहती है, पूरी जिंदगी भर रहती है, मधुमेह है, ब्लड प्रेशर है। यस, ये जो नॉन कम्युनिकेबल या स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, थायराइड प्रॉब्लम, मधुमेह, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, इसके ऊपर दुनिया भर में बहुत रिसर्च हो चुका है और ये प्रूव हुआ है कि किस प्रकार से योग मदद करेगा। लेकिन बहुत से ऐसे बीमारी है कि आज उसके ऊपर उतना योग से क्या फर्क परिणाम होता है उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुआ है, फिर भी वो है उसका असर होता है। तो अभी उसके पहले सवाल का जवाब देने के मैं संतोष सर को विनंती करूंगा कि सबसे पहले खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाए, स्टैंडिंग पोजीशन में सबसे पहले दिखाएंगे। मैडम संतोष सर दिसायला पाहिजे। हाँ, आए हैं वे, आ गए। सिर्फ उनको आप ये करिए, पिन करिए ताकि क्लोजली दिख जाएंगे। उनके ऊपर फोकस करिए, संतोष सर के ऊपर। तो अभी वे खड़े हैं आराम से। तो एक हम देखेंगे क्रिया, मतलब जिधर जिधर हलचल होती है उसको बोलते हैं क्रिया, और स्लो मूवमेंट होके उसको मेंटेन करेंगे स्थिति, उसको बोलते हैं आसन। तो क्रिया, आसन, बंध, मुद्रा, प्राणायाम, ध्यान, ऐसे भी विभिन्न तांत्रिक पहलू हठयोग के अंदर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्कंध चालन क्रिया। तो संतोष सर आराम से खड़े हैं और उन्होंने दोनों हाथ की उंगलियों को कंधे पे रखा है और धीरे से वे घुमा रहे हैं क्लॉकवाइज। स्कंध चालन क्रिया करें संतोष सर, ये वाला घुमाए, चालू करें। कोहनिया नजदीक आ रहे हैं, फिर कोहनिया जा रहे हैं, घुमाए। ये तो किस प्रकार से घूम रहे हैं आप देखिए, किस प्रकार का परिणाम होता है पूरे फासलों के ऊपर, अंदर से अपने फेफड़ों के ऊपर। तो अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 2-3 ही करेंगे, ऐसा तो 10 बार वगैरह करना। फिर उल्टा करेंगे, उल्टा करें, जैसे सांस के साथ। सांस अंदर लेते समय हम कोहनिया ऊपर लेके जाएंगे, सांस नीचे लेते समय, हम बाहर छोड़ते समय कोहनिया। ये हो गया स्कंद चालन क्रिया। दूसरा हम देखेंगे हस्त विस्तारण क्रिया। हस्त विस्तारण क्रिया करेंगे, संतोष को फोकस करेंगे तो मतलब एक तो ज्यादा दिखेंगे। इस तरह से पहले अपने को सही सही ये कर लेना चाहिए। तो आगे ले लीजिए हाथ, संतोष सर हाथ आगे लेके हस्त विस्तारण क्रिया करेंगे। हाथ आगे ले लीजिए सीधा, और सांस गहरा अंदर लेते हुए हाथ को दूर करेंगे, या दूर करिए, यस। और लेते समय नजदीक लाइए, करिए आगे पीछे बाजू, ऐसा ऐसा बात, या दूर ले लीजिए, नहीं दूर, ये वाला संतोष सर, ये ऐसा, ये ऐसा बाजू में साइड बाय स्ट्रेच की, यस। हस्त विस्तारण क्रिया करें। थोड़े में समझे तो बेसिकली ये पर्टिकुलरली जो छाती के लिए जो है वो सब क्रिया पूरा ओपन आउट हो जाएगा, तो आपके फासले लचीले हो जाएंगे, फसलियां, आपका लंग कैपेसिटी बढ़ेगा, और लिटरली कोरोनरी आर्टरी जो होते हैं ना, हार्ट डिजीज बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी भी खुली हो जाएगी। फिर हम बेंडिंग आसन देखते हैं, बस लेटरल बेंडिंग करें संतोष सर, लेटरल बेंडिंग करें, साइड बाय, राइट साइड में बेंड करें, साइड बाय बेंड करें, या लेटरल बेंडिंग करें। हाँ, ये देखिए दोनों पैर के पीछे वजन है, बेंड किया है। तो अभी लिटरली उनका एक लंग कॉम्प्रेस है और एक ही लंग काम कर रहा है।
दोनों लंग जब काम करते हैं पूरे का पूरा वेंटिलेट नहीं होता है। जब एक ही लंग काम करता है दूसरा लंग 100% वेंटिलेट होता है। अब मतलब उनका एक साइड में पूरा रिलैक्स छोड़ना है और दूसरी साइड में इस तरह से करना है, तो अब उनका पैंक्रियास खिंचा है और लीवर दबा है। अब ये आंखें खोलेंगे धीरे धीरे दूसरे बाजू में जाए। ऐसा तो 10 सांस या 15 सांस आसान मेंटेन करना चाहिए, लेकिन मैं उनको जल्दी छोड़ने के लिए बोलूंगा क्योंकि कम से कम समय में हम ज्यादा देखेंगे दूसरे बाजू में। अब बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, दूसरा लंग और अभी आपका पैंक्रिया दब रहा है, लीवर खींच रहा है, या एक बाजू की चर्बी कम होने, उस प्रकार से जो भी है उसका, या स्पाइनल जॉइंट्स का जो इफेक्ट है, मतलब अनेक, जैसे मैंने पहले कहा लोकल एसोसिएटेड सेक्टर, ऐसे ह्यूज, मतलब एक और दो नहीं अनेक उसके बेनिफिट मिलते जाते हैं। बस रिलीज करिए, रिलीज करिए। अब हम ट्विस्टिंग करेंगे, दंडस्थ वक्रासन। सीधा हाथ आगे ले लीजिए, हाथ ऐसे आगे ले लीजिए, ऐसा डिस्टेंस रख के ट्विस्ट करें राइट साइड में, या ट्विस्ट करें राइट साइड में, करेक्ट। गर्दन भी घुमाएं और मेंटेन कर रहे हुए आराम से उनकी सांस चालू है। और एक ध्यान में रखना है, अपने कैपेसिटी के बाहर नहीं करने का और मतलब ये छोटा सांस नहीं लेने का। हाँ, मतलब इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, हर एक बंदे के लिए अलग होगा, उसका जितना स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से वो अपने क्षमता के अनुसार, बिल्कुल क्षमता के अनुसार करना चाहिए। संतोष सर आसन छोड़िए, कम बैक एंड ऑन द अदर साइड। बिल्कुल, उनको मैं आने को बोलता है, ऐसा तो मेंटेन करना चाहिए। हाँ, तो उसी प्रकार से अब हम भुजंग आसन देखते हैं। छाती पर लेट जाए, लायन और चेस्ट भुजंग आसन। तो छाती पर लेट जाते, देखिए किस प्रकार से लेटते, आराम से रिलैक्स होकर। ये रिलैक्सेशन है, पैर दूर है आराम से। अब उन्होंने दोनों पैर को नजदीक ले लिया। मतलब ये भुजंगासन पर्टिकुलरली इसमें इफेक्ट करेगा। या माथा जमीन पर रखिए, हथेली छाती के बाजू में रखिए, कंधे पीछे, कोहनियां एक दूसरे के करीब, और अपर एक्सट्रीमिटी उठाए धीरे से, गर्दन उठाई, हल्की सी छाती उठाई, लेकिन हाथ नहीं दबाया है। लेकिन पैर के ऊपर कोई तनाव नहीं, देख लीजिए, क्योंकि सांप को पैर नहीं होते हैं। भुजंग भुजंग बोलेगा तो नाक, नाक को पैर नहीं होते हैं, तो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा वापरा है। तो योग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से हिस्से को आपने वापरा है और कौन से हिस्से को कौन से आसन में नहीं वापरा है, उस पर उसके असर। पर्टिकुलरली आज की तारीख में पर्टिकुलर ऊपर का जो हिस्सा है अपना, वो पर्टिकुलरली जिधर ज्यादा यूज होता है जो आसनों में, वो जिसमें स्ट्रेच है, फिर ये इवन नहीं, लंबा अलग अलग आसन में हाँ वो नीचे वाला हिस्सा भी वापरने वाला आसन होता है। अभी ये भी हम देखेंगे। अभी छोड़ दीजिए, आसन छोड़ दीजिए, आसन छोड़िए, आसन छोड़िए संतोष सर। ये गर्दन के लिए अच्छा है या फेफड़े के लिए अच्छा है, और अपने पेट के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, उसके लिए अच्छा है। अब कमर दर्द के लिए हम देख लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और शलभासन, अर्ध शलभासन करते हैं। दोनों पैर इकट्ठा लाइए, हाथ सीधा, माथा जमीन पर, थोड़ी जमीन पर रखिए, या राइट लेग को धीरे से ऊपर उठे, उसको बोलते हैं। ये कमर दर्द के लिए अच्छा है, या कब्ज के लिए अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन। मतलब उल्टा सो के पैर अपने को ऊपर लेके जाना है। इसको, इस आसन को क्या नाम सर आप बोलेंगे? इसको अर्ध शलभासन बोलते हैं। अर्धशल। आगे जाके दोनों पैर उठाओगे तो शलभासन बोलते हैं, मतलब नाकतोड़ा जैसा। शलभ बोलेगा तो अच्छा, नाकतोड़ा। मतलब मतलब अलग अलग आसन की मर्यादा नहीं है। उन्होंने कहा बहुत जितने जीव जंतु है उतने आसन है, और उसके अलग अलग असर शरीर के विभिन्न, मतलब ये सभी प्रकार के आसन हम करेंगे तो समुचित स्वास्थ्य शारीरिक तथा मानसिक ठीक हो जाएगा, तगड़ा हो जाएगा। गुरुजी मेरे को और एक आपको पूछना था, पर्टिकुलरली हम आप लोग छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाए संतोष सर। आज आ, मुझे एक पूछना था कि पर्टिकुलरली इससे योगास, ऐसे भी कोई योगासन है, कुछ लोगों का जैसा प्रॉब्लम रहता है कि किसी को वजन ज्यादा है उसके लिए प्रॉब्लम है, तो किसी का वजन कम है उसके लिए प्रॉब्लम है, किसी को वजन बढ़ाना है और किसी को वजन संतोष सर छोड़ दीजिए आप, इट्स ओके। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत से योग प्रकार है जो वजन घटाने के लिए मदद करेगा। व्यायाम भी है, आप चलने के कारण भी मदद होती है। आहार भी महत्वपूर्ण है। हम आहार ज्यादा चर्बी देने बनाने वाला आहार खाओगे तो कैसा वजन कम हाँ, होगा। तो मतलब पूरी जीवन पद्धति जो है वो सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी। एक बात हो गई। दूसरी बात, वजन यदि किसी का कम हो रहा है, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, तो कारण के अनुसार उसका उपचार होना चाहिए। जैसे आजकल मान लो टीबी में वजन कम होता है, एड्स में वजन कम होता है, मतलब पहले रोग का उपचार होना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है बात, या दूसरी बात, मैं यदि ज्यादा कसरत कर रहा हूँ, हम्म, और जितना कसरत कर रहा हूँ उसके बैलेंस में खाना भी चाहिए ना। मेरा हाँ खाना बराबर नहीं तो मेरा वजन कम हो जाएगा। या बराबर। मैं खाना बराबर खा रहा हूँ लेकिन मेरा पाचन शक्ति बराबर नहीं है। हम्म, जो खाना मैं खा रहा हूँ वो शरीर को लगना चाहिए ना।
पचना चाहिए, वो नहीं हो रहा, मतलब मेरी अंदर की सिस्टम बराबर काम नहीं कर रही है। तो आप बराबर। योगाभ्यास करोगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरेगा, बराबर। और फिर वजन जो डाइजेस्टिव सिस्टम दुर्बल होने के कारण जो आपका वजन घट रहा था, वो वजन आपका अपने जगह पे आ जाएगा। मतलब योग इज बैलेंस। हम इससे मजाक से कहते हैं कि यदि किसी का वजन बहुत कम है, पतली व्यक्ति है, चाहता है कि मैं बहुत वीक हूँ, मेरा थोड़ा वजन बढ़ना चाहिए, तो हम उनको मजाक से बोलते हैं, क्लास में एक सबसे मोटा आदमी की तरह उसके बाजू में आप अपना टॉवेल डालिए, तो क्या हो जाएगा, उसका वजन आपको पाएगा। मतलब ऐसा लिटरली नहीं होता है, लेकिन बराबर। योग इज बैलेंसिंग। मतलब जिसका ज्यादा है उसका कम करेगा, जिसका कम है उसको ज्यादा करेगा, जो जो बैलेंस है वो योग करेगा। भगवत गीता में परिभाषा समत्वम योग, एक तत्वज्ञानिक है, समत्वम योग उच्यते, मतलब जो भी द्वैत है, सुख है दुख है, ऐसे उसको समदृष्टि से देखेगा वो वो योगी है। बराबर। और ये योग फिर तो उसके लिए ये मानसिक समस्याएं भी नहीं रहेगी मेरे ख्याल से, डिप्रेशन या इस तरह से जो डर का माहौल जो होता है, योगी को मेरे ख्याल से उतना डर नहीं रहेगा जो नेचुरली नहीं आएगा उसके बिल्कुल अंदर में। बिल्कुल, केवल योग मतलब कोई आसन नहीं है केवल, हाँ, वो समतल में आसन रहने का बंध उसका आदत है। मुद्रा क्रिया प्राणायाम ध्यान, उसके साथ यम नियम जो बताएं, हाँ। मतलब आपका आहार विहार निद्रा, आयुर्वेद ने कहा, हम्म। पूरी जीवन पद्धति, दूसरे शब्दों हम्म। आपकी जीवन पद्धति जब योगिक हो जाएगी। मेरे ख्याल से अपनी पूरी जीवन पद्धति जो बिगड़ गई है वो सुधारने के लिए ही ये वायरसेस आते हैं, अपने को मारने के लिए नहीं आते, जहां तक मेरे को समझ में आता है उनका बिल्कुल purpose बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। सुधारने के लिए और है। प्राकृतिक चिकित्सा वही मानती है कि हम्म। germs are only the secondary cause, it is primary cause is the poison in the body, it is Yes. the accumulated poison in the body that makes a favorable situation for germs to grow। मतलब उनको बढ़ने के लिए अनुकूल स्थिति हमारे पॉइजन के कारण होती है। इसलिए वो जब हम फास्टिंग करेंगे तो बॉडी डिटॉक्सिफ हो जाएगा, अपने आप रोग ठीक होते हैं। जो मैंने फेल्सिफरम मलेरिया का मेरा उदाहरण आपको दे, करेक्ट। वही आपने देखा कोविड होगा, जैसे आपने बोला कि कितने भी बुखार हुए अभी तक आपने कभी बुखार के लिए, नॉर्मल बुखार है इसके लिए कभी दवाई नहीं ली इतने 30 सालों में, वो सिर्फ फास्टिंग करके और लिक्विड आहार खा के ही आपकी बीमारी ठीक गई हो है। मतलब पर्टिकुलरली बुखार तो नॉर्मली हमेशा वैसे ही गया है। जाए। और तो एक उदाहरण है इतिहास में, पंडित नेहरू जी के कैबिनेट में काका साहब कालेलकर करके बड़े मिनिस्टर थे, साहित्यिक थे, मराठी और गुजराती में उन्होंने अनेक किताबें लिखी हैं, और वे गांधीवादी थे, तो अपने आप गांधी जी ने तो इधर हाँ, प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार किया। तो अच्छा। उनको टाइफाइड हो गया था, और टाइफाइड में उन्होंने 15 दिन उपवास किया पानी पर, और उनका टाइफाइड ठीक हो गया, ओ, कोई जो उस एंटीबायोटिक समय के में, बिना। आज की तारीख में भी टाइफाइड खतरनाक बीमारी मानी जाती है, तो उस समय में जब उतने मेडिसिन इतना एडवांस नहीं था, उस समय उन्होंने अपने आप, क्योंकि बॉडी में तो इतनी ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको अगर हम एनर्जाइज करेंगे तो बीमारी अपने आप भाग जाएगी। और अपने अभी मेडिकल को, मेडिकल साइंस में डॉक्टर को यदि सिखाएंगे कि ये दवा लिए बगैर ये बीमारी ठीक ही नहीं होने वाली है, तो उनका मेंटल ऐसा ब्लॉक सेटअप हो हुआ जाता है, है। और वही होल्ड हुआ हुआ है। है मेरे ख्याल से, अपना मेजोरिटी पब्लिक का दिमाग पर्टिकुलरली डॉक्टर के जो पास जाए बगैर बीमारी ठीक नहीं होती, ऐसा ही होता है। तो जब तक वो जाएगा नहीं, भले वो मेडिसिन में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जाने से आज आधी बीमारी ठीक हो जाती आज एक बाजू से बोल, एक जर्मन साइंटिस्ट है, खुद डॉक्टर, उन्होंने कहा था है। आप दवा लोगे तो जो सर्दी होती है ना, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, हम्म। और दवा नहीं लोगे तो 7 दिन में ठीक हो जाएगी। जोक अपार्ट, सही है। उन्होंने एक मार्मिक सच्चाई पर अच्छा ही पे। उंगली रखी है। ऐसी तो चीजों उसी के लिए एक बाजू एक्सेप्ट में, करने का या कुछ नहीं है। अभी कोविड की बात में करते, एक बाजू में आप कह रहे हो कि कोविड के ऊपर कोई दवा नहीं है, फिर दवा नहीं। मलेरिया के दवा आप दे रहे हो कि वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, इसके पीछे कुछ कमर्शियल नहीं, जो एनीवे, भी होगा, इसके लेकिन ऊपर हम मतलब बहुत कम दवाई बोलेंगे, नहीं उतना है ये अच्छा है। अपना, इसीलिए पर्टिकुलरली लेकिन अपने को अपनी आज अंदर की आज दवाई। पाया गया है कि हाइड्रोक्सीक्विनाइन जैसे दवा से अंदर क्लॉट होते हैं, हम्म। और जो सामान्य लोगों को, हेल्दी लोगों को कुछ ज्यादा असर होता नहीं, लेकिन ऑलरेडी जो बीपी डायबिटीज के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, वो क्लॉट के कारण बेचारे मर जाते हैं। सर, तो ये उनके पैनिक अटैक के बारे में आपका क्या कहना है? पर्टिकुलरली आप जो पैनिक अटैक्स जो आते हैं, किसी भी तरह के पैनिक अटैक्स, तो उसमें किस तरह से और कौन से हम आसन ऐसा कुछ आप बताएंगे? बोलते हैं, एक एक्यूट डिजीज और दूसरा क्रोनिक डिजीज, मतलब क्रोनिक कमर दर्द है, स्पॉन्डिलोसिस है, डायबिटीज, ये क्रोनिक डिजीज हो गए। लेवल है और वो बुखार हो टाइम। गया, हाँ बुखार हो गया, लूज मोशन, जुलाब हो गया, उसको बोलते हैं एक्यूट डिजीज। और प्राकृतिक चिकित्सा का मानना है एक्यूट डिजीज को दबाने का नहीं, दवा लेके उनको दबाओगे तो वो क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट होता है। तो ओके। योगाभ्यास ऐसे एक्यूट डिजीज में नहीं करने का, हम्म। क्योंकि योगाभ्यास करने के लिए आदमी स्वस्थ रहना चाहिए। स्वस्थ मतलब हाँ, हाँ। उसको एकदम, अभी बुखार आया है, बस बिस्तर पे लेटा है, वो कैसा करेगा योगा? हाँ वो ध्यान कर सकता है, लेकिन आसन नहीं कर सकता, नहीं भी करना चाहिए उसको। नहीं करना जब चाहिए। वो स्वस्थ है तब आसन करना चाहिए, उस प्रकार से। तो
ऐसे जो एक्यूट डिजीज है, पैनिक अटैक, उस समय योगाभ्यास करना उचित नहीं है। आसन वगैरह नहीं करने का, आप ध्यान कर सकते हो, क्योंकि मन को बताओगे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, तो बीमारी ठीक होने में मदद हो जाएगी। आप डर जाओगे तो बीमारी बढ़ जाएगी उस प्रकार से। आपके तो हिसाब से ध्यान ध्यान का तक क्या ही, मतलब है? हाँ, ध्यान तक ही योगाभ्यास पैनिक या एक्यूट डिजीज में मर्यादित रखना चाहिए। लेकिन बाकी समय योगाभ्यास बहुत लाभदायक है। और जब हम दीर्घ समय हर रोज, जैसे हम हर रोज नहाते हैं, हर रोज खाना खाते हैं, हर रोज सोते हैं, वो जीवन पद्धति का हिस्सा होना चाहिए। ऐसे योगाभ्यास करोगे तो ऐसे एक्यूट डिजीज होने की संभावना कम होगी, क्योंकि आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। गुरुजी पर्टिकुलरली ध्यान और योग, लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, योगाभ्यास और ध्यान। तो ध्यान, आप ध्यान के बारे में जस्ट मतलब कहेंगे, ध्यान सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान देना ही ध्यान, दैट इज उसको कहेंगे आप ध्यान? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। वास्तव में लोग योग और प्राणायाम, योग और ध्यान ऐसे थोड़े अज्ञानमूलक बातें करते हैं। योग इतना बड़ा विषय है कि उसमें जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया, आगे जाके हठ योग ने, मतलब ये सब मिलके योग है। उसमें आपका यम नियम या आप कैसे बर्ताव करेंगे वो आ गया, आप क्या खाओगे वो भी आ गया, बराबर है। और ये आसन, ये सब ध्यान, सब उसमें आ गया, सब मिलके योग है। ये तांत्रिक पहलू है। आसन, बंध, मुद्रा, क्रिया, प्राणायाम, ध्यान, ये तांत्रिक पहलू हो गया। और यम नियम, ये ऐसे सर गुरुजी मेरे उनका जीवन पद्धति हो गया, सब मिलके योग होता है। तो नहीं नहीं ध्यान का मतलब है कि जो मानसिक ऊर्जा है, अभी देखिए मैं जैसे बोलते हैं मन, एक उपनिषद ने, मंडूकोपनिषद में मन का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। उन्होंने बोला है कि मन बंदर जैसा है, लेकिन सामान्य बंदर नहीं है, उसको किसी ने शराब पिलाया है, ऐसा हाँ बंदर, और वो काफी था कि उसको विचू ने काटा है, तो हाँ क्या अवस्था होगी, इस प्रकार का मन है उन्होंने कहा। तो ऐसे मन को शांत करना ही योग मतलब है, जो जिसका मन मराठी शांत हो में जो जाएगा। कहते हैं ना, आधीचं मरकट त्यात मध्य प्याला, मराठी में जो कहावत है एग्जैक्टली, प्रचलित हो गया, वही वही पहले से वही है, मरकट था उसका और ट्रांसलेशन है जो उन्होंने संस्कृत में विवरण किया है। हाँ, तो बहुत सिंपल, ये एकदम मन को शांत करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए धीरे धीरे जाना पड़ेगा। एक तो जब हम शरीर को वापरते हैं तो मन का तनाव कम हो जाता है। अब शरीर को नहीं वापरोगे, जो हम आजकल जो कुछ नहीं करते हैं ना, तो मन के तनाव बढ़ जाता है। इसीलिए आसन है, मतलब आसन भी करोगे तो मन का तनाव दूर करने में मदद हो जाएगी। दूसरा है प्राणायाम, यानी कि सांस और मन का गहरा रिश्ता है। जब सांस को शांत करोगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। सांस चंचल है इसलिए मन चंचल है, या दोनों का जो भी रिश्ता है। इसलिए प्राणायाम के बारे में बताया कि कैसे आप धीरे से उसको शांत करें। आप प्राणायाम शांति से नहीं करोगे तो प्राणायाम है नहीं। आप जोरों जोरों से सांस लोगे तो प्राणायाम नहीं है। शांति से सांस लोगे, शांति से, जो अनुलोम विलोम सबको मालूम है, जैसे लेकिन वो जैसे शांति मतलब आदमी का मिनट में सांस लगभग 15 है, प्राणायाम में 4, 5, 6 ही होना चाहिए। धीरे से छाती कंधे फूल रहे, धीरे से छाती, तभी जाके प्राणायाम है, मतलब तब जितना जाके मन शांत होने के लिए आपको उसका लाभ। सटल सांस आप लोगे, उसी को आप मतलब सटल सांस लेके सांस की तरफ ध्यान देते रहेंगे, उसी को आप कहेंगे ध्यान लेना। दूसरा जो ध्यान है, उसमें आपको नॉर्मल ब्रीदिंग रखने का और त्रयस्तता से सांसों को देखने का। हाँ जन्म से लेके मौत तक सांस चालू रहता है, लेकिन कभी सांसों को हम देखते हैं? जिस सांस के कारण मैं जिंदा हूँ, उसको देखने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है, समय नहीं है। क्योंकि जो चीज मुफ्त में मिली उसकी कीमत नहीं है। तो त्रयस्तता से उसको बोलते हैं प्राण धारण। यही बुद्धिज्म में, विपश्यना में उसको अनापान सति बोला है। आनापान क्रिया जो हाँ, शुरू में है, वो पर्टिकुलरली आगे, विपश्यना हाँ, के पहले आगे ध्यान में जाके तो उसी सिर्फ को आनापान ही आगे जाके एक्सटेंड करके अपने भावना को त्रयस्तता से देखते हैं। वही उपेक्षणा है, या इधर साक्षी भावना बोलते हैं। जो मतलब तंत्र वही है, अलग अलग नाम उन शाखाओं के साथ दिया है। तो तब जाके धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, मन की विकार धीरे धीरे कम हो जाएगी, तब जाके आत्मा का दर्शन होगा। इस प्रकार का एक विषय। लेकिन भले आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, मैं और आपके लिए मानसिक स्वास्थ्य यदि अपना ठीक है, आप बोलते हैं सब बीमारी मन के कारण होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अच्छा कहावत है, पैर गरम, पेट नरम, सर ठंडा, रोगों को मारो डंडा। आज उल्टा है, सर गरम, उसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, स्ट्रेस इज नंबर 1 किलर। तो मन शांत रखोगे तो शरीर के सभी साथ बीमारियां साथ ठीक भी होने में स्वास्थ्य मदद। उतना ही होना जरूरी है, अदरवाइज हम लोग किसी भी बीमारी का साथ ये नहीं सकते, क्योंकि एक दोनों साथ में ही चलता है पर्टिकुलरली। और मन उसी के लिए योग है। एक उसमें से कितना भी कोई बॉडी को फिट बना ले एक्सरसाइज करके, उसका मन शांत नहीं रहेगा तो तो उस, फायदा नहीं। हाँ कोई फायदा नहीं है। तो दोनों इसलिए का योग ने बैलेंस। सबको एक साथ सोचा है।
शरीर को भी सोचा है, मन को भी सोचा। सर एक और गुरुजी एक पूछना था कि बच्चों के लिए पर्टिकुलरली ऐसा है कि इतनी उम्र के बाद ही योग करना चाहिए या इतना एज होने के बाद योग नहीं करना चाहिए, या ऐसा कोई लिमिट है या कोई रूल है? बच्चों के जोड़े बहुत लचीले होते हैं, हम्म, लेकिन मसल्स वीक होते हैं। इसलिए कभी-कभी दूसरों को देख के बच्चे उल्टा-पुल्टा कर लेते हैं, हम्म, लेकिन उन्होंने धीरे-धीरे किया और थोड़ी-थोड़ी ताकत उनकी बढ़ गई, उनको सह रहा है तो करने में बुराई नहीं है। हम्म, लेकिन फ्लेक्सिबल अगर के एकदम उल्टा-पुल्टा करना भी गलत है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों बैलेंस होना चाहिए। इसलिए ऐसा कहा है कि बहुत हाई लाइट बेंडिंग चलता है, लेकिन ज्यादा बेंडिंग वाले हलासन ऐसे आसन यदि करने हैं तो एक 12 बरस के बाद आसन करना ज्यादा अच्छा, ऐसा माना है। लेकिन हर एक के लिए एक्सेप्शन होते हैं, सब घोड़े 12 टके नहीं। बराबर है। लेकिन जहां तक इन जनरल योग की बात है, हमारे इधर कहा है कि 7वें उम्र में उपनयन विधि होनी चाहिए और उसके बाद उसको गुरु ग्रह जाना चाहिए। उपनयन विधि में क्या होता है, गायत्री मंत्र होता है और प्राणायाम होता है, अनुलोम विलोम। वो संध्या वंदन में वही करते हैं। बराबर, संध्या वंदन मतलब में। अभी प्राणायाम बोलेगा तो योग हो गया और उसको हाँ, बैठना चाहिए ना, कोई हाँ, आसन में, पद्मासन या कोई भी आसन में। मतलब 7वें बरस में योग चालू करना चाहिए, ऐसे अपनी परंपरा, वैदिक परंपरा कहती है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। आजकल को बहुत बच्चों को भी ये टॉन्सिल्स या कुछ अस्थमा वगैरह रहता है, एलर्जी वगैरह, तो 5वें बरस में भी कुछ पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं। जनरली हम 5 बरस में एंटरटेन नहीं करते, क्योंकि उनका तैयारी भी नहीं होती है। बच्चों को पसंद भी नहीं आता योगाभ्यास करना, जिसमें धीमा वगैरह हो, तो उनको कोई एक्सरसाइज पसंद आएगा, खेल वगैरह, तो बराबर। खेलकूद अच्छा है। लेकिन ऐसे एक्सेप्शनल केस में और जो बच्चे करते हैं वो 5वें बरस में भी वो कर सकते हैं एज ए एक्सेप्शन। लेकिन इन जनरल हम बोलते हैं कि 12 तो क्या है, योग में शरीर का रिलैक्सेशन होना चाहिए, मन साफ हो, इसके लिए मैच्योरिटी होनी चाहिए, परिपक्वता, और बच्चों में हम अपेक्षित नहीं कर सकते हैं। इसलिए जनरली हम बोलते हैं कि 12 बरस सही उम्र है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 16 बरस के बच्चे भी कुछ बहुत चंचल होते हैं, कर नहीं पाते हैं, और एक 7 तो बरस का डिपेंड करता बच्चा है, मतलब एक बड़ी योग शांति से करता है। इसलिए अपने प्रकृति के अनुसार उसमें अपने थोड़ा जैसे बदलाव। संत ज्ञानेश्वर जो थे 16 बरस में तो महान योगी थे, 16 की उम्र में तो 5वें बरस में योगी थे, हाँ, ध्यान और तो करते। मुक्ति को तो पा चुके थे मतलब मतलब। व्यक्ति की प्रकृति अलग है, जनरलाइजेशन नहीं, लेकिन मैं कुछ जनरलाइजेशन। तो 90% 80-90% लोगों के हिसाब से आपने जो कहा वो 12 बरस की उम्र से चलेगा, ऐसा है। और और सबसे ऊपर यू हाईएस्ट, शुड बी एबल टू एंजॉय, करेक्ट। जो भी आप कर रहे हो उसका आनंद नहीं उठा सकते हो, सर उसमें हाईएस्ट मजा नहीं। एज ज्यादा कितना होना चाहिए, कितने उम्र के साथ कम करना चाहिए, जैसे 80 के साथ उम्र के बाद आदमी को, या 90 के? अब आज का क्या हो गया कि ज्यादा उम्र के लोगों को डर है कोविड से, बोला कि 60 के से ज्यादा उम्र वालों को डर है, तो पर्टिकुलरली उन लोगों को अभी आज की तारीख में अगर वो करते हैं तो उनको भी अभी भी कर सकते हैं योगा? कितने भी 80 वाला आदमी भी कर सकता है, 85 वाला आदमी भी कर उसमें वापस वही है सकता है? कि व्यक्ति के अनुसार वो चीज बदलेगी। हम्म, क्योंकि जो आदमी बचपन से या जवानी से नियमित रूप से योगाभ्यास करते आया है, वो हम्म, 80-90 उम्र में भी योगाभ्यास कर। करते जाएगा। लेकिन एक बात है, 40वीं उम्र में जो आसन वो कर रहा था जिस प्रकार का, हम्म, उतना ही 90 वर्ष में कर पाएगा ऐसा नहीं। उसमें थोड़ा पहले शीर्षासन करता था, अभी उसने शीर्षासन छोड़ दिया होगा, छोड़ना भी चाहिए, करना भी क्योंकि नहीं चाहिए। बोलेगा तो थोड़ा डिजनरेशन होता है। हम्म, तो इन शॉर्ट महर्षि पतंजलि ने हमें बहुत सेफ बनाया, सिर सुखम आसनम। जिस समय में जिस व्यक्ति को जो सुखदायक है हम्म, वो करे। मतलब 40वें बरस में मुझे एक आसन सुखदायक नहीं है हम्म, और 80 बरस में व्यक्ति को सुखदायक है, तो क्यों ना वो करे, बराबर उसने नहीं बराबर। करने। हम्म, तो उसके अनुसार, लेकिन निश्चित रूप से जो हम जवानी में करते थे वही हम बुढ़ापे में कर पाएंगे ऐसी जरूरत नहीं। हम उसको जरा लाइट करें, हम प्राणायाम के ऊपर ज्यादा जोर दें, हम जरा सिंपल आसन ज्यादा करें, तो एक अपने जैसे प्रकृति के है, हिसाब हम अनुलोम उसमें विलोम है, बदलाव उसको उसका प्रमाण ज्यादा करते हैं हम लोग, अनुलोम करें। इन विलोम है। शॉर्ट रेडीमेड कुछ नहीं योग के अंदर, टेलर मेड है। हम्म, हम्म, टेलर मेड है, व्यक्ति के अनुसार और समय के अनुसार उसमें मोल्डिंग होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। ठीक है। गुरुजी आपने बहुत ही अच्छा समझाया योग के बारे में, तो मेरे ख्याल से काफी लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया होगा सभी लोगों को कि योग कितना जरूरी है, और योग और जो मेडिटेशन है या ध्यान है, तो ये एक साथ ही करना है, ये जीवन प्रणाली है। योग कोई सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है जिम में करने जैसा, ये एक जीवन प्रणाली। उसके साथ में बाकी भी अपने मन को शांत रखना है, अपने विचारों को शांत रखना है, अपने एक्शन को, अपने जीवा को
बोलने के समय किसी को दर्द नहीं देना है, ये सभी चीजों को साथ में लेके जाएंगे तो कोई से बड़ी बीमारी भी कितना भी अटैक अपने ऊपर करे अपने को मालूम तक नहीं पड़ेगा। जैसे कि पेड़ का पत्ता अपने शरीर के ऊपर गिर गया ऐसा लगता है, जो महसूस होगा, वैसा ही उतना ही इफेक्ट होगा कोई भी वायरस का अपने यहाँ ऊपर उससे, या कोई पेड़ का टहनी गिर गई, जो बड़ा बीमारी बोलेंगे तो उसकी टहनी गिर गई नीचे, उतना ही असर होगा ऐसा हम बोलेंगे। तो अब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी संदर्भ में एक बात मैं बता देता, थोड़ा और समय लेता हूँ, कि वे जंतु हमसे पहले आए। हाँ, बराबर है। मानव इस पृथ्वी पे कुछ लाख 1 लाख बरस से है, कुछ हजार बरस से है, वे करोड़ों वर्षों से है। उसको मारने का सपना मत देखे। 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अपने इंडस्ट्रियल फर्नेस के ऊपर से लेके -40 डिग्री कारगिल के आइस तक उनका अस्तित्व पाया गया। मतलब उसका भगवान सबके लिए एक ही है ना, उस शक्ति का उनके लिए कितना वरदास्त है। इसलिए हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में लिव एंड लेट अदर्स लिव। तो उनको लेके हम हमारे शरीर में यदि 3 ट्रिलियन यदि सेल्स है तो उससे 10 गुना यानी कि 30 ट्रिलियन जर्म्स है। ओके। और वे शांति से रह रहे हैं, कोई संघर्ष नहीं उसमें। हमें विटामिन बी या विटामिन के अपने पकाए हुए आहार से नहीं मिल रहा है आजकल। हमारे इंटेस्टाइन में वो जो जर्म्स है वही हमें विटामिन दे रहा है। वे हमारे दोस्त है, उनके साथ हम जिनों को सीखे हैं और वही स्वास्थ्य है, वे हमारे शत्रु नहीं है। मतलब वायरस, कोई भी वायरस अपना शत्रु नहीं है। अगर हम लोग अपनी दिनचर्या सही से रखें, अपना रेगुलर आहार सही से रखें, हम किसी को हानि नहीं पहुंचाए, थोड़े में कहे थे हम किसी को हानि नहीं पहुंचाए। और इससे योग कोई धर्म का नहीं है, योग पूरे धर्म के लिए सेम है, कोई धर्म का ठप्पा नहीं लगाया योग के ऊपर, ये भी बात है। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। एडिसन ने बल्ब ढूंढा, मालूम है ना? हाँ, बराबर है। अमेरिकन साइंटिस्ट थे, वे जू थे, तो क्या बल्ब जू हो गए क्या? नहीं, वही या केवल जू के लिए उन्होंने, आज सब उस बल्ब को वापरते हैं ना। उसी प्रकार से योग का निर्माण भारत में हुआ। अब वे सब ऋषि मुनि हिंदू थे, मतलब वो सिर्फ हिंदू के लिए नहीं है, वो पूरे मानव के लिए। बोलने से भी ये कहेंगे कि उस समय तो कोई धर्म नहीं था, धर्म ही था सिर्फ, उसमें आप हिंदू या ऐसा कोई दूसरा नाम ही नहीं था, सिर्फ धर्म बोला जाता था। आप महाभारत में भी देखेंगे तो सिर्फ धर्म बोला गया है, जो उसके खिलाफ अधर्म है। धर्म और अधर्म है। हमारे बुद्धिजीवियों ने हमारे बुद्धिजीवियों ने दुर्भाग्य से रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म किया। रिलीजन का ट्रांसलेशन धर्म नहीं है, रिलीजन का संप्रदाय बोलते हैं, संप्रदाय है। धर्म के लिए इंग्लिश में शब्द ही नहीं है। धर्म का विरुद्ध शब्द अधर्म है। अधर्म, यस। तो अगर हम धर्म को साथ में लेके चले, तो संप्रदाय की बात नहीं कर रहे हम लोग, धर्म को साथ में लेके चले तो धर्म योगा है, धर्म ही मेडिटेशन है, या ये बोलो जीवन पद्धति है। और हम लोग अज्ञान से कुछ लोग बोलते हैं राजनीति में धर्म मत लाओ, तो क्या अधर्म से राजनीति करो? राजनीति नहीं, जीवन के सभी पहलुओं को धर्म का आधार है। हमारे पास 4 पुरुषार्थ बताए हैं, अर्थ काम धर्म और मोक्ष। अर्थ भी पुरुषार्थ है, लेकिन कैसा? धर्म के साथ अर्थ, पैसा कमाओ। अधर्म के साथ पैसा कमाओ तो अधर्म हो गया। बराबर। काम करो, काम बुरा नहीं है, लेकिन राजनीति में धर्म होना बहुत जरूरी है, सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। सब क्षेत्र में धर्म अधिष्ठान है जीवन का, मानवीय जीवन का। जिस दिन मानव धर्म को भूल जाओगा, वो अभी हो रहा है, इसीलिए तो आदमी नहीं बचेगा तो धर्म छोड़ ही नहीं सकता। धर्म को रहना ही चाहिए, संप्रदाय को छोड़ देना चाहिए। धर्मो रक्षति धर्म कहा है, जो धर्म की रक्षा करेगा उसका धर्म रक्षा करेगा। बराबर। तो लोग धर्म की एक्चुअली सही संज्ञा जो है वो भूल गए। उसी लोगों का ये पर्टिकुलरली वायरस आते हो याद दिलाने के लिए आते हैं लोगों को, बिल्कुल धर्म के साथ चलो, अधर्म का रास्ता छोड़ो, अदरवाइज दुनिया में हमारा राज होगा, क्योंकि वो तो उनका काम कर रहे हैं। वो किसी भगवत गीता में भी श्री कृष्ण वही कह रहे हैं कि क्या मैं युद्ध को नहीं टाल सकता था? मैं टाल सकता था, लेकिन ये जरूरी था। ये विनाश होगा नहीं तो आदमी मानने वाला नहीं था। लातों की भूत बातों से नहीं मानते। कितना समझाया दुर्योधन को, समझा? कितना समझाया धृतराष्ट्र को, समझा? वो होना ही चाहिए था, समझने का वही रास्ता था, दूसरा रास्ता ही नहीं। वही तो बोल रहा है गीता में श्री कृष्ण। गुरुजी, मैं वंस अगेन आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना समय दिया, हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और आपका जो नॉलेज था वो बांटा। मेरे ख्याल वही, और पर्टिकुलरली धर्म बांटना ही सबसे बड़ा दान है, मैं कहूंगा। लोगों पुण्य, सबसे बड़ा पुण्य और सबसे बड़ा दान धर्म है। और जो धर्म बांटता है वही योगी है। और आप तो
33-35 सालों से योग कर रहे हैं, योगियों को बना रहे हैं। और जब भारत पुरानों सालों से योगियों की धरती रहा है और ये फिर से जब योग का रास्ते के ऊपर जाएगा, तो सही मायने में हमें न किसी वायरस से डरना पड़ेगा और सही मायने में भारत श्रेष्ठ राष्ट्र के सामने आएगा, विश्व गुरु हो जाएगा वापस। तो थैंक यू वेरी मच गुरु। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये विचार लोगों मेरे माध्यम से, आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचा के आपने मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु, थैंक यू वेरी मच।